नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे एर्गोनॉमिक्स या जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक पर्पस है एर्गोनॉमिक्स का, एम क्या है और उसके कुछ कंसेप्ट जो है तो वो जो जनरल प्रैक्टिशनर को लागू हो सकते हैं, ऐसे कुछ एर्गोनॉमिक्स के कंसेप्ट अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा कि एर्गोनॉमिक एग्जैक्टली क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उसके जो अलग अलग हाई रिटर्न इंटरवेंशंस क्या है और एर्गोनॉमिक्स को आप अप्लाई कर पाते हैं या नहीं, इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। तो एर्गोनॉमिक्स का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें मेनली स्टील इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ था, जहां पर मैक्सिमम वर्कर अलग अलग गेस्चर, पोस्चर या फिर अलग अलग एर्गोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से प्रॉब्लम में आए थे, जिनका रेगुलर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर में काम करते थे, इसलिए भी प्रॉब्लम था। अलग अलग गेस्चर पोस्चर में काम कर रहे थे, इसके लिए भी प्रॉब्लम था। तो अलग अलग जो कंप्लेंट्स आई थी, फिजिकल ओरिएंटेड, बॉडी एक्ट ओरिएंटेड, तो उसके लिए एर्गोनॉमिक्स का स्टडी हुआ था। उसके बाद में फिर जो हेनरी फोर्ड है, फोर्ड इंडस्ट्रीज के, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर असेंबली लाइन डिजाइन की थी एर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज भी बहुत सारी जगह एप्लीकेबल है और यूज की जा रही है। उसके बाद में कुछ माइक्रो मोशन स्टडीज किए गए थे फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट ने। जैसे कि अभी आज के डेट में हम मैक्सिमम बातें जो है ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स का यूज कर रहे हैं। तो उसमें आपकी जो फिंगर्स है, रिस्ट है, पाम की, या फिर जो भी मूवमेंट्स है वो हैंड ओरिएंटेड जो मूवमेंट्स है, वो मैकेनिकल मूवमेंट्स, वो यहाँ पे माइक्रो मोशन की स्टडीज उसी टाइम की गई थी बहुत साल पहले। वो आज की डेट में भी एप्लीकेबल है और आज की डेट में भी आप उसको चेक करके आपके जो कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर्स में स्पेशली एयरक्राफ्ट ओरिएंटेड जो सीट्स रहते हैं, उसकी जो जगह रहती है, उसके स्पेस, उसके बाद में जो वेपन के डिजाइन और फिर उसकी लॉन्चिंग, इसके रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स होती है हाथ की, शोल्डर की, तो वो मूवमेंट्स ओरिएंटेड भी यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स की स्टडी गई। जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो सके या फिर जो कंफर्टेबल मटेरियल आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी हो गई। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कोल्ड वॉर ओरिएंटेड भी यहाँ पे एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड स्टडी हो गई। और फिर उसके बाद आज हम हर एक इंडस्ट्रीज में एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड कुछ ना कुछ बातें सोचते हैं। जैसे अगर आज के डेट में आप देखेंगे तो कोई भी व्हीकल आप जहाँ पे परचेस करने जा रहे हैं, तो बहुत लोगों को जब एर्गोनॉमिकल व्यूज अगर मालूम होते हैं तो वो सीट पे बैठते ही उनको लगता है कि ये सीट कंफर्टेबल है या नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूजफुल है या नहीं। या फिर यहाँ पे अगर आप ऑफिसेस में बैठते हैं, इंडस्ट्रीज में आपका एडमिन डिपार्टमेंट या ऑफिसेस में कुछ काम है, या फिर आपका टेबल टॉप पे रेगुलर काम है, तो ऐसी जगह आपको यहाँ पे ये सीट्स, ये टेबल, ये चेयर्स, उसकी हाइट्स, उसका मटेरियल ये कंफर्टेबल है या नहीं। आपके जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप है वो आप एक पर्टिकुलर कंडीशन में या फिर पर्टिकुलर एंगल में और पर्टिकुलर हाइट पे है या नहीं, उसकी जो अलग अलग जो कंडीशंस थी वो ठीक तरह से है कि नहीं, फिर लाइट या इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस, ये सब डिटेल बातें यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह, मैक्सिमम जगह यहाँ पे अभी एर्गोनॉमिकल स्टडी हो रहा है और एर्गोनॉमिकल डिजाइन हो रहे हैं। कुछ लोगों को जो यूज कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि ये एर्गोनॉमिकल डिजाइन है। जैसे अभी हमने देखा था कि मेरे फ्रेंड ने एक कंपनी के शोरूम में देखा था और उन्होंने वर्डिंग ये यूज किया था कि ये जो सीट्स है ये एर्गोनॉमिकल डिजाइन सीट्स है, तो उसको पता ही नहीं था कि एर्गोनॉमिकल एग्जैक्टली क्या है। लेकिन उसका आउटपुट उसको पता था कि जब ये सीट में मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है और मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए इजिली यहाँ से जा सकता हूँ। तो इस हिसाब से आप हॉस्पिटल्स में भी देखिए, इंडस्ट्रीज के अलग अलग जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हर एक वर्कर की, उस हिसाब से आपको देखना होगा, ऑफिसेस के हिसाब से देखना होगा। और यहाँ पे अभी आज की डेट में बहुत ज्यादा बात होती है तो वो ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में, यानी कि डेस्कटॉप, लैपटॉप जब आप यूज करते हैं तो उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस रिपीटेटिव वर्क है,
सेम वर्क है तो यहाँ पे फटीग के चांसेस बढ़ते हैं, अलग अलग मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स यहाँ पे बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से आपको एर्गोनॉमिक स्टडी करना होगा। तो यहाँ पे एर्गोनॉमिक स्टडी करना है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जॉब क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके रिलेटेड आपको टूल्स कौन कौन से यूज करने पड़ते हैं, और फिर जो आपका वर्क प्लेस है वो एग्जैक्टली क्या है, और फिर आपका जो बॉडी डायमेंशन है वो क्या है। तो ये अगर सभी जानकारी अगर आपको होगी तभी आपको एग्जैक्टली एर्गोनॉमिक्स का स्टडी आप कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एर्गो और नोमोस ये अलग अलग ग्रीक वर्डिंग यहाँ पे यूज किए गए हैं, यानी कि ये वर्क रिलेटेड जो लॉज होते हैं उसकी स्टडी करना यानी एर्गोनॉमिक्स की स्टडी करना है। तो यहाँ पे आपको वर्कर के भी हाइट, उसके बॉडी डायमेंशंस भी आपको स्टडी करने होंगे। आपकी जो वर्क टूल्स है, जैसे अगर कोई लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे काम कर रहा है तो वो एग्जैक्टली उसके डायमेंशंस क्या है, उसकी हाइट क्या है, वो मॉनिटर की साइज क्या है, या फिर जो आप कीबोर्ड माउस यूज कर रहे हैं वो किस लेंथ के हैं, या फिर उसके डायमेंशंस क्या है, जो टेबल पे आप ये टूल्स रखने वाले हैं वो टेबल की हाइट क्या है, उसका एरिया कितना है, उसकी थिकनेस क्या है, जो चेयर पे आप बैठने वाले हैं तो वो चेयर की भी हाइट क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसकी कंफर्टेबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो इस हिसाब से हर एक का अलग अलग यहाँ पे प्रोफाइल हो सकता है। जैसे कोई वेल्डर होगा, कोई यहाँ पे ड्रिलिंग या ग्राइंडिंग मशीन वाला ऑपरेटर होगा, कोई सीएनसी ऑपरेट करने वाला होगा, कोई यहाँ पे हेवी वर्क लिफ्टिंग या कैरिंग करने वाला होगा, कोई लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज करने वाला होगा, कोई सिर्फ यहाँ पे सुपरविजन का जॉब करने वाला होगा, कोई यहाँ पे शायद टोटल पूरे दिन भर एडमिन ऑफिसेस में काम करने वाला होगा। तो डिपेंड्स है आपका जॉब क्या है, उस हिसाब से आपकी प्रोफाइल ओरिएंटेड अलग अलग वर्क टूल्स, वर्क प्लेसेस और आपके ओवरऑल बॉडी के डायमेंशंस अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे उसके बाद में ही आपको एर्गोनॉमिक्स के जो एप्लीकेशंस है वो ठीक तरह से अप्लाई कर पाएंगे और आप एक कंफर्टेबल तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग कंसर्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है आज की डेट में, कि जो भी आपको काम करना है हम काम कर सकते हैं, मुझे कैपेबिलिटी अच्छी है मेरी या फिर मुझे नॉलेज भी है, लेकिन जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है वो कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर ये कंफर्टेबल नहीं होती है तो आपकी इफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और ओवरऑल इम्पैक्ट उसका लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं हो सकता है। तो कंफर्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में आ रहा है। उसके अलावा जो फटीग के चांसेस है, यानी कि आप एक ही काम बहुत बार कर रहे हैं, विदाउट ब्रेक कर रहे हैं, रिपीटेशन में कर रहे हैं, तो वहां पे फटीग आने के चांसेस है और फिर आपका फोकस कम हो सकता है, इंजुरीज, इंसिडेंट, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां पर जो जॉब प्रोफाइल है उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, लेकिन इंजुरीज का नंबर या इंजुरीज की सीरियसनेस वहां पे अगर बढ़ती है तो वहां पर भी आपको एर्गोनॉमिक स्टडी करना जरूरी होगा। जहां पे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होगा तो फिर आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको जॉब के प्रोफाइल में बोर्डम दिखाई देता है या फिर स्ट्रेसेस यहाँ पे आते हैं, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेसेस या मेंटल स्ट्रेसेस, या फिर अगर वर्कलोड बहुत ज्यादा आता है तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो वहां पर भी आपको कुछ स्मार्ट सॉल्यूशन को सोचने की जरूरत है, वहां पर भी एर्गोनॉमिक्स यहाँ पे काम में आ सकता है। कुछ कंसर्न्स होते हैं जो एम्प्लॉयर के भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने ये जो सब बातें की है ये सब एम्प्लॉयज के कंसर्न है। अगर एम्प्लॉयर को हमने बताया कि हमारी ये कंफर्टेबल पोजीशन के लिए या फिर ये फटीग अवॉइड करने के लिए, इंजरीज अवॉइड करने के लिए, या फिर मुझे जॉब एंजॉय करने के लिए मुझे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो आता है वो आता है कॉस्ट। तो वर्कर के लिए जो भी कंपेंसेशन होगा या फिर जो भी मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है उसके लिए कॉस्टिंग क्या लगेगी। अभी ये जो कॉस्टिंग हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो भी फैसिलिटीज है उसके लिए या फिर अलग अलग डिजाइन के लिए, तो उसका कंसर्न या उसका रिलेशन प्रोडक्टिविटी पे भी होगा कि प्रोडक्शन कितना आता है, सेल कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है और मुझे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर एर्गोनॉमिक्स डिजाइन या फैसिलिटीज के ओरिएंटेड मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इफिशियंसी बढ़ रही है और वही सेम लोग जो है वो कंफर्टेबल
जोन की वजह से या फैसिलिटीज की वजह से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ज्यादा टाइम पे काम कर रहे हैं, फोकस करके काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो ये आपको पहले एज ए एम्प्लॉय स्टडी करना होगा। यहाँ पे जो भी एरर्स आती थी पहले, इंजुरीज होती थी या फिर इंसिडेंट एक्सीडेंट होते थे, उसकी वजह से कॉस्टिंग भी बढ़ती थी, टाइम भी यूज यहाँ पे ज्यादा था। तो ऐसे जो कुछ एरर्स होंगे, अगर वो एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड अगर वो सॉल्व होते थे, वो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर को चेक करना होगा। प्रोडक्ट्स के क्वालिटी में और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आता है, और ओवरऑल प्रॉफिट में भी आपको क्या डिफरेंस आता है, ये सब कंसर्न्स पे वो काम करेंगे एज ए एम्प्लॉयर। और उसके बाद में फिर एम्प्लॉयज की डिमांड उनको सेटिस्फाई करने हैं या नहीं, या कितने परसेंट में करने हैं, किस लेवल तक करने हैं, किस प्रायोरिटी को लेके कर रहे हैं, वो यहाँ पे वो सोच सकते हैं। तो ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स का एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग कंसर्न्स हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर एर्गोनॉमिक डिजाइन पुअर होगा, तो यहाँ पे डिस्कंफर्ट फील हो सकता है, फटीग आ सकता है। जैसे कि ये पोजीशन में आपको दिखाई देता है कि अगर ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, जैसे कि ये फोर आर्म्स है या फिर आपका शोल्डर है, ये चेयर पे अगर ये रेस्ट नहीं होता है, आप कंफर्टेबली अगर टाइप नहीं कर पाते, तो रिस्ट पे आपके यहाँ पे स्ट्रेस आना शुरू होगा। और जितना टाइम आप ज्यादा काम करेंगे, रिपीटेटिव काम करेंगे, सेम काम करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टेबल्स और स्टूल्स है यहाँ पे यूज किए गए, और यहाँ पे अगर आपने कंफर्टेबल तरीके से टेबल्स और स्टूल्स या चेयर्स को डिजाइन नहीं किया, आपने अगर बैक को रेस्ट नहीं किया, तो आप ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। अगर आपको कंपलसरी काम करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे फटीग आने के चांसेस है, और फिर आपका फोकस यानी कि ध्यान आपका नहीं रहेगा, और फिर यहाँ पे इंजुरी होने की या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसका मेन रिजल्ट जो है पुअर एर्गोनॉमिक डिजाइन का, वो है MSD यानी कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो अगर वो नेक ओरिएंटेड होगा तो नेक पे इफेक्ट करेगा, जैसे अभी हमने कंप्यूटर ऑपरेटर को देखा था। या फिर अगर आपका बैक आपका रेस्ट नहीं करते हैं या फिर स्ट्रेट नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर बैक पे भी स्ट्रेसेस आ सकते हैं। या फिर आपका जो मटेरियल लिफ्टिंग का काम है, तो वो आप अगर स्टेप बाय स्टेप ठीक तरीके से नहीं करते हैं, अलग अलग गेस्चर पोस्चर्स जो रिकमेंड किए गए उस हिसाब से अगर आप नहीं करते, तभी आपके बैक पे यहाँ पे स्ट्रेसेस आ सकते हैं। या फिर अगर आर्म्स या जो हैंड्स है, नीज या फुट से, तो जो भी आपका जॉब प्रोफाइल होगा और जो भी आपके अलग अलग तरीके होंगे ये काम करने के, उसके बेसिस पे ये डिपेंड होता है कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर किस बॉडी पार्ट में हो सकता है और किस लेवल तक ये हो सकता है। तो ये डिपेंड्स है, जैसे कि कम हाइट पे है और आप एक पर्टिकुलर हाइट पे जो भी मटेरियल रखा है उसको लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर फुट पे भी यहाँ पे जो स्ट्रेसेस है वो डेवलप हो सकते हैं। तो अलग अलग कामों में अलग अलग ये स्ट्रेसेस डेवलपमेंट के चांसेस है। तो आपके फैक्ट्री में और आपके वर्कर या एम्प्लॉय के हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना होगा। यहाँ पे अलग अलग कॉजेस अगर हम देंगे इंजुरीज के, तो ये अलग अलग रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पे गेस्चर या पोस्चर जो होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे इंजुरी हो सकती है, या फिर रिपीटेटिव वर्क होने की वजह से यहाँ पर बोर्डम या फोकस नहीं होगा, फटीग के चांसेस बढ़ेंगे, वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आपका जो वेट है वो हायर साइड में, फोर्सेस आपको ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं, तो जो भी आपका फिजिकल फिटनेस है उससे अगर कैपेबिलिटी से ज्यादा आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी रिस्क है। अगर आपके कुछ पर्सनल इश्यूज है और पर्सनल इश्यूज या पर्सनल थॉट्स आप कुछ लेके यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आपका फोकस नहीं होता है, डिस्टर्ब माइंड से आप काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे रिस्क बढ़ेगी। और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है आपका, जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे कंफर्टेबल टेम्परेचर जोन होना चाहिए, या फिर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, लाइट या इल्यूमिनेशन की लेवल अच्छी होनी चाहिए, आपके जो भी सीटिंग अरेंजमेंट्स होगी या फिर जो भी आपका वर्क स्टेशन है वो अगर अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर रिस्क बढ़ने के चांसेस है। तो अगर रिस्क बढ़ती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंजुरीज, एक्सीडेंट, इंसिडेंट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल से फोटोग्राफ है जिससे आपको पता चलेगा कि अगर एर्गोनॉमिक्स पुअर होगा तो इफिशियंसी डिक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और एरर्स यहाँ पे बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे।
तो ये कुछ ऐसे ही फोटोग्राफ है, जैसे कि यहाँ से पता चलता है कि अब्सेंटिज्म यहाँ पे बढ़ सकता है, पुअर एर्गोनॉमिक डिजाइन होगा तो हमारे यहाँ पर भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में ये एक सर्वे में पता किया था कि कुछ लोग पर्टिकुलर एक डे को या फिर एक पर्टिकुलर नोटिस निकलने के बाद ही एब्सेंट क्यों रहते हैं। तो जहां पर हेवी वर्क होता है या फिर जहां पे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है और आपको कुछ मटेरियल लिफ्ट या कैरी या ट्रांसपोर्ट करने के लिए बताया है, उस टाइम मैक्सिमम लोग एब्सेंट रहते हैं। तो ऐसे कुछ कंक्लूजन्स आपके भी इंडस्ट्रीज में आपको निकालने होंगे कि मैक्सिमम लोग ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं या फिर पर्टिकुलर सेक्शन के हैं या पर्टिकुलर टीम मेंबर्स है, और जो मैक्सिमम एब्सेंट रहते हो तो उनके रीजंस क्या है। तो ये अलग अलग रीजंस भी यहाँ पे आ सकते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी यहाँ पे हो सकता है। तो कुछ लोग जॉब अवॉइड करने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो उसकी वजह से भी एब्सेंट हो सकते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि आपकी जो भी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, या फिर आपको जो टूल्स या मशीन्स प्रोवाइड करने चाहिए वो यहाँ पे अगर प्रोवाइड नहीं होते तो भी वो एब्सेंट रहते। कुछ लोगों को हेडेक या फिर बैक एक, रिस्ट एक, शोल्डर एक्स, ऐसे बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं रिपीटेशन की वजह से, या फिर जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा काम करने की वजह से। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एब्सेंटिज्म हो सकता है। और एब्सेंटिज्म का ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी पे, टर्नओवर पे, इफिशियंसी पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे यहाँ पे इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक आपको वर्कआउट करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसको फिर स्मार्ट तरीके से उसको हैंडल कैसे करते हैं, इसके बारे में सोचना होगा। अगर ये पॉसिबल होगा तो आपको वर्क है स्मार्टर तरीके से करना होगा और ना कि हार्ड तरीके से। तो जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको मटेरियल लिफ्टिंग, कैरिंग या फिर ट्रांसपोर्टिंग या कन्वेइंग की कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती है, और जो एक्सपीरियंस या स्मार्ट पर्सन रहता है वो उनको अलग तरीके सिखाता है जिससे वो वर्क स्मूथली रन हो सकता है विदाउट एनी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो ये वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस, स्किल्स और थॉट प्रोसेस करने की जरूरत होगी। तो आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, उसके हिसाब से भी आपको वर्क करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑकवर्ड अगर पोस्चर्स होंगे आपके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंजुरी होने के चांसेस है, आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने के चांसेस है, स्ट्रेसेस डेवलप होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये सिंपल जो स्केच दिखाई देता है उससे भी पता चलता है कि ये जो रिस्ट का पोजीशन है ये भी गलत है, जो आपका बैक है वो भी स्ट्रेट नहीं है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, जो नेक पोजीशन है वो भी स्ट्रेट नहीं है। तो जो भी ये स्केच से पता चलता है, अगर आपका ये रूटीन जॉब होगा, ये जॉब प्रोफाइल होगा, या ये गेस्चर्स में होगा या पोस्चर्स में होगा, तो यहाँ पे ये कुछ अलग अलग कंप्लेंट्स आपके बॉडी थ्रू आ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये भी पोस्चर है तो ये स्ट्रेट यहाँ पे नहीं खड़ा हो पा रहा है, या फिर जो नेक पोजीशन है वो भी गलत है, हेड का जो वेट है वो भी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से नीचे आ रहा है। तो ये अगर आपका रूटीन वर्क है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपका कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद यहाँ पे हो सकता है। अगर आपका ये फ्लोर ओरिएंटेड या हाइट ओरिएंटेड कुछ टास्क है, या फिर आप कुछ टूल्स यूज कर रहे हैं और ये रेगुलर आपकी पोजीशन अगर होगी, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये अलग अलग जॉब प्रोफाइल से, नंबर ऑफ जॉब प्रोफाइल से, नंबर ऑफ डेजिग्नेशंस और पोजीशन से हर एक तरीका यहाँ पे डिस्कस करना डिफिकल्ट है, लेकिन ये कुछ फोटोग्राफ्स के आपको पता चलेगा कि आपका भी जॉब प्रोफाइल क्या है और उसमें सही तरीका क्या होना चाहिए और गलत तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो कुछ तरीके ये भी आपको पता चल रहे हैं कि जो स्पेशली ऑफिसेस एडमिन के यहाँ पर या फिर जो भी यहाँ पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनका टेबल, उनकी चेयर, उनके जो कीबोर्ड की पोजीशन, माउस की पोजीशन, मॉनिटर की पोजीशन, ये किस तरह से होनी चाहिए ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है, नेक नॉर्मल पोजीशन में नहीं होगी, आपके जो भी मॉनिटर की पोजीशन है आपके आई साइड से नीचे नहीं होगी, आपके जो एल्बोज या जो फोर
फोर आर्म्स या रिस्ट है वो अगर यहाँ पे चेयर पे अगर रेस्ट नहीं होगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। तो आज के डेट में जैसे हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम डेस्कटॉप लैपटॉप से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये भी पोजीशन आपको यहाँ पे देखनी होगी। उसके अलावा जो कुछ लैबोरेटरीज में काम करने वाले कुछ साइंटिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, तो उनके लिए भी पोजीशन देखनी होगी, क्योंकि वो नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो उनके भी जो भी टेबल्स या एपरेटस जो यूज करने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले हैं, उनके हिसाब से भी आपको यहाँ पे देखनी होगी। अगर ये मटेरियल की जो हाइट है, जब भी आपने स्टोरेज मटेरियल रखा है, तो वो भी आपके हाइट के हिसाब से ही ये रखना होगा। अदरवाइज ये हर टाइम आप अगर गलत तरीके से रॉन्ग पोस्चर से अगर आप ये निकालते हैं तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। अगर आपका कोई लैबोरेटरीज में माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको अलग अलग जो टेस्टिंग्स यूज करने होते हैं, केमिकल्स यूज करने होते हैं, तो वहां पर भी आपको टेबल टॉप उसकी हाइट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट है वो भी आपको सही तरीके से यहाँ पे लागू करने होंगे। अगर ये एर्गोनॉमिकली पुअर डिजाइन टेबल्स, एपरेटस या स्टोरेज मटेरियल्स होंगे तो यहाँ पर अलग अलग मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स इशू हो सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे हॉस्पिटल का है बिजनेस है, या अगर आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं, जनरल सेक्शन या फिर आईसीयूज होते हैं, आईसीसीयूज होते हैं, या फिर जो स्पेशली जो रेडियोग्राफी यूज करने वाले हैं, या फिर एक्सरे डिजाइन, या फिर जो अलग अलग आपको जो फोटोग्राफ्स है उसके स्टडीज करना होता है, डॉक्टर्स को स्टडी करना होता है, तो वो भी कंफर्टेबल जोन में उनको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस वाले सभी सर्विस सेक्टर हैं, इसीलिए आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, अर्गोनॉमिक डिजाइन ओरिएंटेड टेबल टॉप्स वगैरह आप यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, सर्विस प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे कि कोई प्लम्बर होता है, कोई ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर होता है, या फिर कोई ग्राइंडर होता है, या फिर कोई अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइडर होते हैं, तो उनको भी जो रूटीन काम है उनका उस हिसाब से भी उनकी हाइट या फिजिक के हिसाब से, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उनको यूज करने पड़ते हैं, किस हाइट पे यूज करने पड़ते हैं, कितने टाइम यूज करने पड़ते हैं, कितना रिपीटेशन होता है, उसका वेट कितना होता है, उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे काम करना होगा। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आपको ये रूटीन काम, जैसे ये सर्विस स्टेशन अगर आपको मालूम है, फोर व्हीलर या व्हीकल्स के सर्विस स्टेशन होते हैं, तो उसको अगर हम लिफ्ट नहीं करेंगे तो हर टाइम अगर हर गाड़ी के लिए ये टायर चेक करने के लिए या टायर बिठाने के लिए अगर वो हर टाइम अगर झुकेंगे तो वहां पर बैक एक या लो बैक पेन जनरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी बात आपको चेक करनी होगी कि अगर ये रूटीन काम आपका 8 घंटे के लिए है तो ये नॉर्मल पोजीशन में ही आपको ये काम करना होगा, और इसीलिए यहाँ पे जो लिफ्टिंग मशीन है उसका यूटिलाइजेशन करना बेटर होगा। तो अलग अलग तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि मुझे 8 घंटे ये काम करना है, कंफर्टेबल पोजीशन क्या होनी चाहिए, कंफर्टेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड क्या होनी चाहिए, यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आपको अलग अलग तरीके से सोचना होगा। तो जो भी जॉब प्रोफाइल है उसके अलग अलग ये फोटोग्राफ्स भी आपको पता चल रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किस पोजीशन में काम करना चाहिए, किस टूल्स का कैसे यूज करना चाहिए, किस एंगल से यूज करना चाहिए, उसका रिपीटेशन वर्क कितना होना चाहिए, या फिर उसमें ब्रेक किस टाइम के बाद लेना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक कंप्लेन शुरू करेगी अगर ये आप बातें यहाँ पे नहीं करेंगे, या फिर आपका एर्गोनॉमिक डिजाइन सही तरीके से नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक जो हाउसकीपिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज होती है, जो घर में भी होती है, ऑफिसेस में भी होती है, या फिर फैक्ट्रीज में भी होती है। कुछ जगह आपको डाइनिंग ओरिएंटेड एक्टिविटीज या हाउसिंग ओरिएंटेड एक्टिविटीज, स्टोरिंग ओरिएंटेड एक्टिविटीज, लोडिंग अनलोडिंग ओरिएंटेड एक्टिविटीज, ये सभी एक्टिविटीज से आपको पता चलता है कि हर एक काम के लिए अलग अलग गेस्चर्स, पोस्चर और अलग अलग बॉडी मूवमेंट, फोर्सेस अप्लाई करने पड़ते हैं। तो जो भी आप जिस तरीके से आप यूज करेंगे, जो भी सिंपल तरीका होगा, जो भी अगर टूल्स अच्छे होंगे, तो आप कंटिन्यू यहाँ पे काम कर सकते हैं विदाउट बोरडम। तो
तो यहाँ पर ये जैसे मशीनरीज ऑपरेट करके भी आप नॉर्मल पोजीशन से ही काम कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, आपकी बॉडी की मूवमेंट अलग हो रही है, और जिसकी वजह से आप थोड़ी देर के बाद ही आपकी बॉडी कंप्लेन शुरू कर सकती है। यहाँ पर भी कुछ जो स्टैकिंग अनस्टैकिंग होती है या फिर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लिए भी अलग अलग जो मटेरियल्स इक्विपमेंट या व्हीकल्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर ये हमने सभी बातें का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है? तो पॉसिबिलिटीज ये है कि आप सबसे पहले डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। कंफर्टेबल जोन में अगर आप काम नहीं करेंगे, आप डिस्कम्फर्ट है, तो यहाँ पे आपका फोकस जो है, जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, फोकस आपका कम हो जाने वाला है। अगर आपका फोकस कम है, कंसंट्रेशन नहीं है, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस या इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने ये एर्गोनॉमिक्स ठीक तरह से क्लियर किया, अगर डिजाइन अच्छी तरह से किया, तो यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ सकती है, आपकी इफिशियंसी बढ़ सकती है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप जॉब एंजॉय कर पाएंगे और जॉब रिटेन भी करेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे कुछ महीनों में ही मुझे एक पर्टिकुलर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का इशू हो चुका है या फिर मुझे मेंटली स्ट्रेसेस बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आप जॉब रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो आप अल्टरनेटिव जॉब्स के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे या फिर ऐसे जॉब्स में सर्च करेंगे जहाँ पे ये एर्गोनॉमिकल डिजाइन अच्छे हो या एमएसडीज के चांसेस कम हो जाए। अगर आपको ये करना है तो इसके लिए स्टार्ट क्या करना होगा? तो आपको जो भी इंडस्ट्रीज में जो अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं उनके कंप्लेंट्स क्या आते हैं उस पे ध्यान देना होगा, उसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे। तो नॉर्मली ये जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे ये चेक करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और ये जो एम्प्लॉयज कंप्लेन कर रहे हैं डिस्कम्फर्ट के बारे में, वो एग्जैक्ट क्या है, उसका रूट कॉज क्या है और फिर उसका सॉल्यूशंस क्या है। तो ये ओवरऑल आपको सर्वे भी करना होगा, जो नॉर्मली मेडिकल चेकअप में भी पता चल जाता है कि नॉर्मली मैक्सिमम लोग किस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। तो अगर वो स्पेसिफिक एरिया की कंप्लेन कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिक वर्क की कंप्लेन कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की कंप्लेन कर रहे हैं या स्पेसिफिक डिसीज ओरिएंटेड कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसका आपको सर्वे के बेसिस पे एनालिसिस करना होगा, उसका रूट कॉज ढूंढना होगा और फिर उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेना होगा। तो जहाँ पे नियर मिस हो चुके हैं, एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, इंजुरीज हो चुकी है या फिर कहीं पे ह्यूमन एरर या फिर जो भी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एरर्स अगर आते हैं तो उस पे भी आपको ध्यान देना होगा और फिर उसके बेसिस पे आपको वर्कआउट करना होगा। अगर आपके यहाँ पे जो भी वर्कर्स है तो उसके ओवरऑल बॉडी डायमेंशंस भी आपको यहाँ पे चेक करने होंगे, जो हम जिसको कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री। तो एंथ्रोपोमेट्री में ये एर्गोनॉमिक का ही एक पार्ट है जहाँ पे आपको बॉडी डायमेंशन चेक करना होते हैं और फिर एवरेज बॉडी डायमेंशंस आपके ओवरऑल वर्कर के क्या है उस हिसाब से आपको वर्क स्टेशन डिजाइन करने होंगे। जैसे अभी कुछ एरियाज में सिमिलर ही टेबल और चेयर्स होते हैं, तो जैसे अगर आप देखेंगे कॉल सेंटर्स या बीपीओज जो होते हैं या फिर आज के डेट में आईटी सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसी जगह आपको ये दिखाई देता है कि एसी रूम्स होते हैं और एक ही सिंगल टेबल लॉन्ग में लेंथ में ज्यादा होता है और उसी में कंपार्टमेंट किए जाते हैं और चेयर की एडजस्टमेंट होती है, सिर्फ चेयर को फ्लेक्सिबल चेयर्स नॉर्मली यहाँ पे अप्लाई की जाती है। तो आपकी हाइट जो है कम ज्यादा आप कर सकते हैं या फिर रिवॉल्विंग चेयर दी जाती है, तो जहां पर आपके जो बॉडी के ट्विस्ट होने के चांसेस है वो भी कम हो सकते हैं। तो एवरेज बॉडी डायमेंशंस क्या है उसके बेसिस पे भी आप अलग अलग एर्गोनॉमिकल डिजाइन आप इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे अभी हमने बात की थी एंथ्रोपोमेट्री यानी कि बॉडी डायमेंशंस, तो उसके लिए आपको टेबल्स यहाँ पे बनाने होगी या रेफर करने होंगे। तो जो बॉडी के हिसाब से आपको लगता है कि ये डिस्कम्फर्ट होंगी, ये एवरेज ओरिएंटेड, तो ये अलग अलग जो एक्सेप्शनल केसेस है या डिस्कम्फर्टेबल जोन वाले केसेस या बॉडी के डायमेंशन के हिसाब से, तो वो भी आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना होगा। उसके अलावा जो हजार्ड्स है वो हजार्ड्स की आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए और हजार्ड्स को मिनिमाइज करने के लिए आप यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री या फिर जो एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड क्या स्टडी कर सकते हैं
क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। कुछ इक्वेशंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे न्यूस लिफ्टिंग के इक्वेशन से, या फिर आपके कंट्रीज में, आपके स्टेट में अलग अलग लोकल बॉडीज के रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं, कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, और वहां पर भी उन्होंने मैक्सिमम जो वेट लिफ्टिंग कितना हो सकता है, या फिर अगर रिपीटेशन होता है तो वो रिपीटेशंस का नंबर भी दिया जाता है। तो ये भी यहाँ पे कुछ इक्वेशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको अप्लाई करने होंगे। तो कुछ जगह आपको एर्गोनॉमिक लिफ्टिंग कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो कैलकुलेशंस करके भी आप यहाँ पे मैक्सिमम जो लिफ्टिंग का वेट है, तो उसके बॉडी डायमेंशन क्या है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, इस एरिया में कितना काम किया है, उसके बेसिस पे भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और फिर बाद में आपको उनको वो पर्टिकुलर जॉब देना चाहिए। तो एंथ्रोपोमेट्री में जैसे अभी हमने बताया कि जैसे अभी ये टेबल टॉप पे अगर काम करता है, तो ये बॉडी डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होंगे कि यहाँ पे रिस्ट जो है, तो ये जॉइंट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकता है, एल्बोज को प्रॉब्लम हो सकता है, और आपके जो आईज हैं वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस हिसाब से बॉडी डायमेंशन की स्टडी करनी होगी और फिर एर्गोनॉमिक डिजाइन करना होगा। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में कंटिन्यू काम करते हैं, जैसे कुछ मशीनरीज ऑपरेटर ऐसे होते हैं कि उनको फूड से मशीनरीज ऑपरेट करना पड़ता है, कहीं को हैंड ऑपरेटेड मशीनरीज पर काम करना पड़ता है, कहीं पे टू हैंड ऑपरेटेड, या फिर 2 फुट ऑपरेटेड, या 1 हैंड 1 फुट, या 2 हैंड 2 फुट, ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। तो उस हिसाब से आपको उनके जो भी मेन बॉडी पार्ट एक्टिवेट होते हैं हर टाइम 8 घंटों के लिए, तो वहां पे उनको वो बॉडी पार्ट्स के डायमेंशंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि ये फोटोग्राफ में आपको दिखता है कि ये पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स और उसके रिलेटेड जो मशीनरीज के या टेबल टॉप के डायमेंशन है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, और उसके बाद में ही आप एर्गोनॉमिकली डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं जो भी जॉब प्रोफाइल होगा उसके लिए। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से, तो आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हर टाइम एवरेज हाइट, एवरेज वेट, ये सभी जगह लागू नहीं हो सकता है। कहीं जगह आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना पड़ता है, कहीं जगह अंडरग्राउंड में काम करना पड़ता है, कहीं वेसल्स में, पाइप्स में आपको काम करना पड़ता है। तो ऐसी जगह तो आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने होंगे, और वहां पे क्लियरेंस मैक्सिमम होना चाहिए उस हिसाब से, और आप इजीली वहां पे रीच कर सके, या फिर जो भी आपका रिपेयर मेंटेनेंस का काम है, रिप्लेसमेंट का काम है, वो अच्छी तरह से कंफर्टेबल तरीके से कर सके, इस हिसाब से भी आपको ध्यान देना होगा। तो हर टाइम आपको एवरेज हाइट, एवरेज वेट, या एवरेज जो भी बॉडी डायमेंशन है एंथ्रोपोमेट्री ओरिएंटेड, वो आप लागू नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी आपको कुछ तरीके यहाँ पे आजमाने होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको फिर अलग अलग पोजिशन, अलग अलग बॉडी डायमेंशन अगर मिलते हैं, तो जैसे ये एक पर्टिकुलर बॉडी डायमेंशन से जो 95th ऑफ परसेंटाइल मेल है, और ये जो है ये 5th परसेंटाइल फीमेल है। तो इस हिसाब से आप इससे भी आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे एर्गोनॉमिकली, और इससे भी आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो आपका मैक्सिमम परसेंटेज मेल या फीमेल के हिसाब से आपको ये चेक करना होगा कि ये कंफर्टेबल क्या हो सकता है, और फिर वो साइज आपको डिसाइड करनी होगी। उसके अलावा आपको जो ईयर्स ऑफ एज है वो भी आपको चेक करना होगा, और उसके हिसाब से नॉर्मली जैसे 20 to 65 ईयर्स एज के हिसाब से भी आपको वर्कआउट करना होगा। तो यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये पोजीशन आपको दिखाई देती है, और ये पोजीशन में आपको बैठ के काम करना है और कंटिन्यू काम करना है। तो ये अलग अलग जो पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं, ये पॉइंट्स पे स्ट्रेसेस आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका गोल्डन रूल क्या होता है कि डिजाइन सो दैट द स्मॉल वुमन कैन रीच। तो जो 5% फीमेल वाली जो हमने यहाँ पे दिखाई देती थी, जो अभी यहाँ पे दिखाया था 5% फीमेल, तो ये कम डायमेंशंस वाले हैं, लोएस्ट डायमेंशंस वाले फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो वो इजीली यहाँ पे रीच होने चाहिए। और जो लार्ज मैन है वो यहाँ पे फिट होना चाहिए, जैसे कि ये हमने 95th परसेंटाइल मेल वाले डायमेंशंस दिखाई देते थे, तो ये भी यहाँ पे फिट होना चाहिए।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गोल्डन रूल बहुत सारी जगह एप्लीकेबल हो सकता है। अगर इस तरीके से ये हो सकता है तो फिर जो एवरेज पर्सन है वो एवरेज पर्सन यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। यानी कि जो कम बॉडी डायमेंशन वाली फीमेल कैंडिडेट है वो भी रीच हो सकती है, और जो लार्ज मैन है वो भी यहाँ पे फिट बैठ सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एवरेज पर्सन जो है, चाहे वो मेल या फीमेल कैंडिडेट, वो इजीली कंफर्टेबली यहाँ पे डिजाइन करके यहाँ पे कंफर्टेबल तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि ये भी अलग सिचुएशन है। अगर आपको कहीं पे पाइप में काम करना है, वेसल में काम करना है, या फिर मैन होल में जाके आपको कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम करना है, तो यहाँ पर भी ये गोल्डन रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। अगर आपका कोई ऑफिस है, एडमिन ऑफिस है, या फिर कोई जो कम्युनिकेशन के लिए कुछ डेजिग्नेशंस होते हैं तो उसके लिए ऑफिस है, तो यहाँ पर भी ये गोल्डन जो तरीका है तो वो गोल्डन रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रीच करना चाहते हैं, मैक्सिमम कंफर्टेबल जोन में जाना चाहते हैं, मैक्सिमम कंफर्टेबल तरीके से काम करना चाहते हैं, तो ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको कहीं पे अभी अगर ऑफिसेस में काम करना है तो आपको प्रिंटर लगता है, या फिर आपको यहाँ पे स्कैनर लगता है, या फिर आपको कहीं पे पेन या पेंसिल, स्टेपलर, ये हमेशा कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अगर कोई ड्रिल मशीन ऑपरेटर है तो उसको ड्रिल मशीन या फिर उसके रिलेटेड टूल्स हमेशा लगते हैं। अगर कोई ग्राइंडर ऑपरेटर है तो उसको ग्राइंडर के जो प्लेट्स होते हैं, ग्राइंडर मशीनरीज होती है, पावर सप्लाई होता है, उसकी जरूरत होती है। तो जो भी जॉब प्रोफाइल होगा उसके रिलेटेड जो भी टूल्स आपको लगते हैं, या फिर जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आप हमेशा काम करते हैं, तो वो सभी चीजें यहाँ पे कहाँ पे किस हाइट पे रखनी चाहिए, तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स या जो चीजें हैं वो आपके घुटने के ऊपर और शोल्डर के हाइट के बीच में, इस हाइट पे कहीं ना कहीं वो चीजें रखनी चाहिए। तो आप कंफर्टेबली विदाउट स्ट्रेचिंग यहाँ पे आप इजीली वो रीच कर पाएंगे। आपको जो भी काम करना है वापस से आप उसको ठीक तरह से रख पाएंगे। तो ये भी एक पर्टिकुलर तरीका है या सिंपल गोल्डन रूल है। ये अगर आप लागू करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग या आपके जो पेन के कंप्लेंट्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर रिलेटेड वर्क स्टेशन हम देखेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले जैसे सेशंस देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको सभी बातें याद रखनी होगी। जैसे कि अभी हम भी जो ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं तो इसमें ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि आपके ओवरऑल जो बॉडी के पार्ट्स है, जो मूवमेंट्स है, वो नॉर्मलाइज होना जरूरी होता है। अगर आप एक ही पोजीशन में बैठेंगे और रूटीनली काम करते बैठेंगे तो यहाँ पे फटीग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और ओवरऑल कुछ जो भी बॉडी एक ही पोजीशन में बैठती है वहां पे स्ट्रेसेस डेवलप होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका फोकस वहां पे कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेसेस या इंसिडेंट इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड आपको इवैल्यूएशन करना जरूरी होगा। कैलकुलेटर्स की अगर जरूरत है तो वहां पर आपको यूज करने की जरूरत होगी, और उस हिसाब से आपको एर्गोनॉमिक वर्क स्टेशन यहाँ पे डिजाइन करना होगा। जहां पे स्पेशली लिफ्टिंग की बात आती है, मटेरियल कैरिंग की बात आती है, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो आपको अलग अलग इक्विपमेंट यूज करना ही बेटर ऑप्शन होगा। क्योंकि लिफ्टिंग कैरिंग जो कैपेसिटी थी, पहले बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मैनुअल ऑपरेशन होते थे, मैन्युअली आपको मैक्सिमम मटेरियल लिफ्ट करना पड़ता था, उसको कैरी करना पड़ता था, या फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, या फिर लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, व्हीकल्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप ये मटेरियल जो है वो मटेरियल आप इजीली कैरी कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल, जो भी सुटेबल वेज है, जो भी अफोर्डेबल और इकोनॉमिकली वायबल वेज है, वो आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैन्युअली लिफ्टिंग और कैरिंग आपको यहाँ पे मिनिमाइज करना है। और अगर ये आपको अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो वहां पर भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो लिफ्टिंग, कैरिंग या ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है वो सिंपल हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। तो ये कुछ इक्विपमेंट है, जैसे कि हमने मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का एक टोटल सेशन लिया था,
वहां पर भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स के बारे में मैंने बात की थी। तो यहाँ पर भी ये कुछ फोटोग्राफ्स है जिससे आपको पता चले कि आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग मैन्युअली जो तरीके हैं उसके लिए ये कुछ इक्विपमेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये कन्वेयर्स हो सकते हैं या डॉलीज हो सकते हैं या फिर ये अलग अलग ट्रॉलीज भी हो सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स है। तो रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि कुछ कंटेनर्स या जो ड्रम्स होते हैं या फिर कैंस होते हैं उसके लिए ये कुछ इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। अगर जो मटेरियल का सरफेस एरिया ज्यादा है लेकिन वेट कम है लेकिन नंबर ज्यादा है तो यहाँ फिर ये ट्रॉलीज आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स अभी आज के डेट में अवेलेबल है। तो अगर आपने जो लिफ्टिंग कैरिंग की हम बात कर रहे थे, तो अगर आपने ठीक तरीका नहीं यूज किया तो कहीं ना कहीं आपके जहां पर भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं तो वहां पर मेजर इम्पैक्ट होने वाला है। तो लिफ्टिंग के लिए आपको कुछ जो कॉमन गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके नॉर्मली मैनुअल हैंडलिंग में लिफ्टिंग में यूज करते हैं, जैसे कि स्टूप या स्क्वाट या सेमी स्क्वाट पोजिशंस। तो यहाँ पर ये स्टूप पोजीशन है जो डायरेक्टली यहाँ पे बेंड हो चुके हैं और जो मटेरियल है वो लिफ्ट कर रहे हैं। ये स्क्वाट पोजीशन है, ये लोड के एकदम नजदीक है। यहाँ पे जो बैक है वो स्ट्रेट है, लेकिन उसका अगर वेट ज्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और ये सेमी स्क्वाट है, यानी कि ये स्क्वाट पोजीशन और ये स्टूप पोजीशन के बीच में ये पोजीशन हुई। तो इसमें हर एक में प्रॉब्लम या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये स्टूप पोजीशन अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे जो लोड है तो वो आप बॉडी के एकदम क्लोज आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपके जो बॉडी की एक्ट के चांसेस है वो मिनिमाइज हो सकते हैं। एफर्ट यहाँ पे कम हो सकेंगे, एनर्जी यहाँ पे आपको कम लगेगी और फास्ट आप यहाँ पे काम कर पाएंगे कि इजीली लिफ्टिंग करेंगे और कैरी करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन जो है ये पार्ट में बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि आपका जो वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो ये वेट लिफ्टिंग आप ये पार्ट से कर रहे हैं। ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है कि आपके पैर से आपने ये पूरा वेट लिफ्ट करना चाहिए, कि आपके पैर पे ही फोर्सेस अप्लाई होने चाहिए और फिर ये वेट लिफ्ट होना चाहिए। लेकिन ये पोजीशन में स्टूप पोजीशन में ये बैक पेन होने के चांसेस है, जो लोअर बैक पेन होते हैं। तो यहाँ पर ये चांसेस है, अगर आपका वेट कम है तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेन हो सकता है और वो रिकवरेबल है। लेकिन अगर आपका वेट हायर साइड में तो ये स्टूप पोजीशन रिकमेंडेड नहीं होगी। स्क्वाट पोजीशंस में जो लो बैक स्ट्रेन का इशू है तो वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा या नियर अबाउट निग्लिजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोड को ये पोजीशन में बॉडी के पास आप क्लोज नहीं लेके जा सकते हैं और जिसकी वजह से आपको ये लिफ्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए आपको लिफ्टिंग के लिए एफर्ट्स और एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी और ये इसकी इफिशियंसी थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन अगर आपके रिपीटेशन नहीं है, आपको सिर्फ एक या दो ऐसे कुछ मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं तो आप स्क्वाट पोजीशन प्रेफर कर सकते हैं, अगर आपको लोअर बैक की स्ट्रेंथ अवॉइड करनी है तो। ये एक सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग जो हमने बताई थी। तो यहाँ पे वर्क कम है, कम टाइम के लिए रिपीटेशंस कम है, लिफ्टिंग का वेट भी कम है, तो आप ये सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं जो स्पेशली हेवी ऑब्जेक्ट्स के लिए बताई है। और यहाँ पे अगर ओकेजन ज्यादा होता है तो यहाँ पर आप सेमी स्क्वाट प्रेफर कर सकते हैं। तो ये स्क्वाट और सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग के कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स है। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर ये लोअर बैक आपको नहीं चाहिए, ये अवॉइड करना है तो आप ये पोजीशन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इंजर्ड वर्कर की बात है तो ये इंजर्ड वर्कर भी है, तो ये भी तरीका चेक कर सकता है कि आपको सेमी स्क्वाट कंफर्टेबल है या फिर स्क्वाट कंफर्टेबल है। तो इंजरी कहाँ पे हुई है, कितनी सिवियरिटी है इंजरी की, उस हिसाब से भी वर्कर यहाँ पे पोजीशन चॉइस कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक या करेक्ट एक ही तरीका सभी चीजों के लिए लागू नहीं हो पाएगा। तो हर एक
जो वेट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उसके शेप्स है, साइजेस है और उसके रिपीटेशंस कितने हैं, उसके ऑकेजन्स कितने हैं, इसके बेसिस पे ये अलग अलग तरीके आपको आजमाने होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे हर एक जगह एक ही चेक करना है कि आपके बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करना है, जो भी कंफर्टेबल तरीका है उसको अडॉप्ट करना है, स्ट्रेन या स्ट्रेसेस जो डेवलप होने के चांसेस है, इंजुरी होने के चांसेस है या फिर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने के चांसेस है, वो आपको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे जो भी जहां पर भी आपको लगता है कि आप ये सिंपल तरीका यूज कर सकते हैं, तो ये सिंपल तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि ये स्टैगर्ड स्टांस पोजीशन है या फिर ये बॉडी को और जो वेट है उसको अगर आप क्लोज रखे फिर बाद में लिफ्टिंग और कैरिंग कर पाते हैं, तो ये सिंपल तरीके आपको आजमाने चाहिए। जैसे कि ये कुछ पोजीशन है, बिल्ड अ ब्रिज और उसके बाद में फीट फर्स्ट, तो लेग्स पे जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे लिफ्ट का या फिर जो वेट का, तो आपके ओवरऑल अपर पार्ट का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा सेफ या सिक्योर हो सकता है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस भी यहाँ पे है। अगर आपके यहाँ पे ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से यहाँ पे MSDs या फिर ऐसे कुछ इश्यूज यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल फीलिंग या रेगुलर कंप्लेंट्स आपके यहाँ पे आते हैं, तो ऐसी जगह आपको कुछ एक्सपर्टाइज मेंबर्स की टीम बनानी होगी और वो फिर टीम मेंबर्स डिस्कस करेंगे और वो कॉमन कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे एर्गोनॉमी ओरिएंटेड जो भी पर्सन होगा वो एर्गोनॉमिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, सेफ्टी प्रोफेशनल इन्वॉल्व होना चाहिए, हेल्थ केयर की टीम यहाँ पे होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट या रिहैब काउंसलर्स या फिर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली, डिजाइन करने वाली जो टीम होती है, R&D सेक्टर वाली या डिजाइन सेक्शन वाली, वो टीम भी यहाँ पे होनी चाहिए। जो परचेसिंग मैनेजर्स या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स है वो यहाँ पे होने चाहिए, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज। यानी कि एम्प्लॉइज जो कंप्लेंट्स करेंगे या फिर जो इश्यूज रेज करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से यहाँ पे हो सकता है। तो कई जगह ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको खुद को आपके कंपनी में कुछ जो बेंचेस होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो अलग अलग प्रोसीजर्स होती है, गेस्चर पोस्चर होते हैं, वो आपको चेंज करना पड़ेंगे। तो अगर आपको डिजाइन ओरिएंटेड चेंजेस है तो शायद ये टीम से कुछ रिकमेंडेशंस आ सकेंगे और उसका सॉल्यूशन अच्छा मिल सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे इन हाउस डिजाइन की पॉसिबिलिटी नहीं है, फैब्रिकेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बाहर से आपको कुछ अगर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है तो परचेसिंग वाला यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है। अगर आपको लगता है कि हेल्थ टीम आपको कुछ सॉल्यूशंस दे सकती है, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हो सकते हैं या फिर योगा जैसे एक्टिविटीज हो सकती है या फिर जहां पर रिपीटेशंस की वजह से प्रॉब्लम आते हैं या फिर स्ट्रेन स्ट्रेसेस डेवलपमेंट के प्रॉब्लम आते हैं, तो हेल्थ टीम भी यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस आपको दे सकती है। जहां पर आपको हाई रिस्क के मीडियम रिस्क या मीडियम रिस्क से लो रिस्क पे आना है या फिर ऑलरेडी कुछ इश्यूज है, तो वो रिस्क ओरिएंटेड ये टीम यहाँ पे कुछ बोलेंगे। अगर यहाँ पे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है या फिर कुछ इश्यूज की वजह से इंजुरी या एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के चांसेस है, तो वो मिनिमाइज करने चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये भी सेफ्टी प्रोफेशन से आपको सुझाव आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिस्कशंस, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग व्यूज से आपको फिर मैनेजर्स लेवल पे आपको डिसीजन लेना है और फिर ये एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो ये सिर्फ एम्प्लॉयज का ही प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयज अगर कंफर्टेबल होंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी और एक अच्छे कंफर्टेबल जोन एनवायरनमेंट में ये पूरे जो जॉब है वो एंजॉय करते हुए, जॉब रिटेन करते हुए यहाँ पे ये वर्क कंटिन्यू हो सकता है। तो इसीलिए ये टीम बिल्डिंग और उसके डिस्कशंस, उसके जो मीटिंग्स और उसके जो सॉल्यूशंस है, ये भी एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नॉर्मली एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्टिंग ओरिएंटेड ही बात होती है, उसको कॉम्पेंसेशन ओरिएंटेड बात होती है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बात होती है, फैसिलिटीज के लिए आपको कितने यहाँ पे बजट की प्रोविजन है, स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें होती है जो नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होती है। तो ये भी आपको एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल आपको ये काउंट करना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए कि अगर यहाँ पे
हाँ, कार्पल टनल सिंड्रोम ओरिएंटेड अगर कोई एमएसडी होती है या फिर नेक पेन होता है, बैक पेन होता है या स्ट्रेन होते हैं, तो उनकी वजह से डायरेक्ट कॉस्टिंग कितनी हुई, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग कितनी है और टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे कितनी हो चुकी है। और फिर आपको बताना चाहिए कि ये इतनी कॉस्टिंग यहाँ पे सेव हो सकती थी अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती थी, या फिर उसको ये ट्रेनिंग दी जाती थी, या फिर उसको ये पर्टिकुलर जो भी मेडिकल हेल्थ ओरिएंटेड कुछ चेकअप्स या फिर जो सपोर्ट्स है, काउंसलिंग है, वो अगर देते थे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे सेव हो सकती थी। तो आपको ये जो भी एर्गोनॉमिक डिजाइन ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है उसका कंपैरिजन ये अलग अलग जो एमएसडीज है उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्टिंग ओरिएंटेड भी आपको कंपेयर करके आपको टॉप मैनेजमेंट को यहाँ पे कन्विंस करना होगा कि एर्गोनॉमिक डिजाइन की वजह से आपको क्या क्या अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग टेबल बना सकते हैं, आपके खुद के फॉर्मेट बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो भी इंजुरी की कॉस्ट है बिफोर एर्गोनॉमिक इंटरवेंशंस और आफ्टर एर्गोनॉमिक इंटरवेंशंस ये मेंशन करनी होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एर्गोनॉमिक इंटरवेंशंस ये मेंशन करनी होगी, उसका जस्टिफिकेशन आपको देना होगा अलग अलग कैलकुलेशन से, जैसे कि एर्गोनॉमिक इंटरवेंशंस की वजह से कॉस्ट सेविंग कितनी हुई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया है, या फिर जो अलग अलग वर्क मेजर्स है जैसे कि वर्क प्रोसेसेस है या वर्क क्वांटिटी है या फिर वर्क की क्वालिटी है, इसके यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कुछ डिक्रीज या नो चेंज या इंक्रीज वाले जो स्कोर्स है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर अलग अलग जो सेटिस्फैक्टरी लेवल या कंफर्टेबल लेवल या हेल्थ ओरिएंटेड जो इश्यूज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी मेजरमेंट्स यहाँ पे करने चाहिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छी होंगी, आप कंफर्टेबल तरीके से इजीली काम कर पाते हैं, तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऑब्वियसली इफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका एक्सपर्टाइज बढ़ेगा। अगर आप जॉब रिटेन करते हैं तो वो एक्सपर्टाइज का बाकी के लोगों को भी यहाँ पे यूज होगा। तो ये अलग अलग बेनिफिट्स के लिए भी आपके कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे बनाने चाहिए, और उसके बेसिस पे फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए, कंपेंसेशन जो होता है उसके बारे में भी बताना चाहिए, और ये फिर जस्टिफिकेशन आपको एर्गोनॉमिक बेनिफिट्स ओरिएंटेड भी देने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोकल लॉज हो सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज हो सकते हैं, तो आपको लोकल लॉज जो है उसको चेक करना होगा कि उसका एग्जैक्ट स्कोप क्या है, उसके अलग अलग रिस्पॉन्सेज क्या है, और फिर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये फैक्ट्री बेसिस पे भी डिपेंड होगा, लोकल रूल्स के हिसाब से भी डिपेंड होगा, और जो नॉर्मली जो कंप्लेंट्स आते हैं एम्प्लॉयज के हेल्थ ओरिएंटेड, तो यहाँ पर उसका भी ध्यान देना होगा, और फिर उसके बेसिस पे आपको ट्रेनिंग की जो नीड है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो फाइनलाइज करनी होगी और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी होगी। तो ये कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स थे जो एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड हैं, और यहाँ पे जो हमने रेफर किया है तो ये रेफरेंसेस भी हमने दे दिए है। अगर आपको डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल्स के भी फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन के पब्लिश है, या फिर आपको न्यूऑश जो है, न्यूऑश का भी इंडस्ट्रियल हाइजीन इंजीनियरिंग का यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड फोकस है, या फिर जो AIHA सेक्शंस की जो एडिशन है वहां पर भी है, या फिर जो कोडेक्स एर्गोनॉमिक डिजाइन्स है उसका भी है, या फिर जो अलग अलग यहाँ पे वेबसाइट्स है वहां पर भी आप जाके एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड अलग अलग स्टडीज, अलग अलग व्यूज या अलग अलग सॉल्यूशंस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स या फिर एनिमेशंस या एनिमेटेड पिक्चर्स या वीडियोस भी आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद।